वेलकम टू डेरी। एचबीओ की एक नई हॉरर सीरीज जो शायद इस साल क्रिसमस तक चलने वाली है, क्योंकि इसका प्रीमियम हैलोवीन के आसपास हुआ। इसीलिए शो ने धीरे धीरे शुरू होने के बजाय सीधे शुरुआत से ही पूरा हॉरर मूड ऑन कर दिया। खासकर आखिर के मोमेंट इतने शॉकिंग हैं कि बिना किसी वॉरअप के ही डर का पूरा फील मिल जाता है। बहुत कम टीवी शो ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही हमें कुछ कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्शन बनवाने का मौका देते हैं और फिर बिना वार्निंग के उन्हें स्टोरी से हटा भी देते हैं। लेकिन वेलकम टू डेरी ने यह काम इतनी कॉन्फिडेंस से किया कि व्यूअर एकदम सरप्राइज रह जाता है। इस एपिसोड में कंट्रोल और ग्रिप जैसे इमोशनल को कोल्ड वॉर एरा के कॉन्फ्रेंसिस और रिसेस के अंदर इस तरह दिखाया गया है कि सब कुछ नॉर्मली हैवी फील होता है। यह थीम क्लियरली सिग्नल करते हैं कि आने वाले एपिसोड में भी इनका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 का डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। यह है इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 1 का एंडिंग एक्सप्लेन। एपिसोड का शुरुआत स्क्वेंस कहानी को समझने के लिए बहुत ही मुश्किल था। हम कैपिटल थिएटर में इंटर करते हैं, वही जगह जहाँ हैंक यानी रोनी के फादर नौकरी करता है, और यही वो लोकेशन भी है जहां मैटी को लास्ट बार 4 महीने पहले देखा गया था। रोनी की बातों से पता लगता है कि मैटी के गायब होने का दोष लोग हैंक पर डाल रहे हैं। ये सीधा दिखता है कि उस समय लोग बिना पक्के सबूत के सिर्फ पहचान और रंग के वजह से किसी को ब्लेम कर देते थे, क्योंकि इस इलाके में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत कम थी। एपिसोड की शुरुआत में मैटी थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। वो ज्यादातर समय अकेला रहता है और जब उसे थिएटर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो सड़क पर बिना किसी दिशा में चलने लगता है। ऐसा लगता है वो डेरी से दूर भागना चाहता है। शायद उसके घर का माहौल ठीक नहीं है। मैटी के अंदर अकेलापन बाहर से दिख रहा था। उस वक्त उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई भी नहीं, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। जब एक रैंडम फैमिली गाड़ी रोककर मैटी को साथ ले लेती है तो शुरुआत में ये एक नॉर्मल हेल्प जैसा लगता है। उस मदद के पीछे एक भयानक मोड़ छुपा होता है। कार के अंदर माँ को अचानक तेज लिवर पेन होता है और वो एक अजीब 2 सिर वाले म्यूटेंट बच्चे को पैदा करती है। यही क्रिएचर मैटी पर हमला कर देता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है यह भी पेनीवाइज की साइकोलॉजिकल प्रेजेंस की एक रूप है जो अलग अलग शेप में डर फैलाता है। बैकग्राउंड में बज रहा था दी म्यूजिक मैन के गाने। ट्यूबल शब्द बार बार घूम रहा है, जैसे व्यूअर को वार्निंग दे रहा हो कि डायरी में बच्चों पर कुछ बुरा मंडरा रहा है। दी म्यूजिक मैन की स्टोरी एक कॉन आर्टिस्ट के अराउंड घूमती है जो इस एपिसोड की थीम को मिरर करता है, सेटिंग टोन सेट करता है। बिल्कुल एचबीओ उनके दिमाग में गिल्ट और डर को और गहरा करने का उपाय था, क्योंकि स्टोरी की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों एक ही लोकेशन से कनेक्टेड है। एपिसोड एक साइकिल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिससे इवेंट शुरू में भी वही होता है, खत्म भी वही। जब टाउन में मल्टीपल लोग मर जाते हैं तो पुलिस फिर से हैंक को ही शक की नजर से देखती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1960 के ज़माने में लोग अक्सर बिना सही वजह के सिर्फ रंग या पहचान की वजह से किसी को दोषी मान लेते थे। यही उस समय का भेदभाव दिखता है। एंडिंग में एक डायलॉग दिखाया गया है, एन आइडियल्स माइंड इज अ डेविल प्लेग्राउंड। पेनीवाइज के काम करने का तरीके को सीधे सीधे एक्सप्लेन करता है। वो लोगों को गिल्ट, फेयर और इमोशनल वीकनेस को अपना वेपन बना लेता है, जैसे कोई शैतानी फोर्स। एपिसोड की शुरुआत ऐसे लगता है कि शायद मैटी ही आगे चलकर खतरा बन सकता है, एक अजीब अकेला बच्चा जिसने कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन ट्विस्ट यह था कि असली खतरा मैटी नहीं बल्कि गाड़ी वाली फैमिली थी। यह एक स्टेबल मिसडायरेक्शन था जो फाइनल के शॉकिंग रिवील यानी ग्रुप डेट का एक छोटा पैरेलल वर्जन बन जाता है। इस सीरीज में लूजर क्लब टाइप टीम हमें मिलती है जिसमें शामिल है लिली, टेडी, फिल और रोनी। यह ग्रुप अपने अपने ट्रामा और डाउट के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लिली का पास्ट बहुत ही पेनफुल है। उसके फादर की मौत एक फैक्ट्री मिसअप में हुई। वो उसके खोए हुए टॉय को निकालने गए थे पर मशीन ने उन्हें खींच लिया और वही मर गए। इस इंसिडेंट के बाद स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। लिली पहले जूनिपर हिल साइकेट्रिक फैसिलिटी जा चुकी है, इसी वजह से टाउन के लोग उसकी बातों को पूरी तरह सीरियस नहीं लेते। जब लिली को पाइप के अंदर से मैटी की आवाज सुनाई देती है और उसके ब्रेसलेट के चार्म में से खून से सनी उंगली बाहर आती है, वो पल पूरे एपिसोड का सबसे ज्यादा डरा देने वाला मोमेंट बन जाता है। मैटी की आवाज साफ कहती है, आई एम नॉट लेटिंग हिम लिव। शुरुआत में टैडी और फिल
लिली की बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सोच रही है। लेकिन जब टेडी के साथ खुद एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर होता है, एक लैम्प सेट से जुड़ा हुआ, जो वुचन वर्ल्ड कैंप के विक्टिम के ह्यूमन स्किन से बनाया जाता है, तभी उसका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। यह सीन पूरे एपिसोड का सबसे ज्यादा इंस्टेंट जंप स्केयर बन जाता है। रोनी भी मैटी को जिंदा देखने वाली आखिरी इंसान थी और उसने भी बच्चों की दर्द भरी चीखें सुनी। यह सब सुनने के बाद ग्रुप कैपिटल थिएटर की तरफ बढ़ता है, जहां उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही होती है। एक फ्लाइंग म्यूटेंट उन सब पर हमला करता है और ग्रुप के हर मेंबर को एक ब्रूटल डेथ मिलती है। सबसे हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट था सूजी की मौत, जो बिल्कुल इनोसेंट थी और फिर भी उसी का सबसे क्रूअल एंड हुआ। लिली को जिंदा छोड़ दिया जाना कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगता। पेनीवाइज जानता था कि सोसाइटी पहले से ही उसकी बातों पर अनस्टेबल इमेजिनेशन समझकर इग्नोर करेगी। यूनिपर हिल वापस भेजा जाना एक परफेक्ट सेटअप है। एक्चुअली वह मेंटल आइसोलेशन जैसा पेनीवाइज चाहता है। मेजर हेलन की कहानी की बात करते हैं। मेजर हेलन की कहानी उस समय की अमेरिका की सोच दिखाती है जब लोग कोल्ड वार से डर कर जी रहे थे। नस्ल के आधार पर भेदभाव था और हर जगह छुपे हुए राज और साजिशों का शक किया जाता था। एयरफोर्स में इम्प्रेसिव सर्विस रिकॉर्ड होने के बावजूद मास्टर जैसे ऑफिसर उसके रैंक को इग्नोर करते थे, सिर्फ उसकी स्किन कलर को देखकर। 1960 के अमेरिका बहुत डरा हुआ था। लोगों को परमाणु युद्ध का डर था, स्पेस में आगे निकलने की जड़ थी और बड़े नेताओं की हत्या हो रही थी। इन सब के वजह से लोग हर बात में साजिश देखने लगते थे। हेलन एक डिसिप्लिन और लॉयल मिलिट्री प्रोफेशनल था। जब कुछ लोग उसके रूम में घुसकर B-52 बॉम्बर की क्लासिफिकेशन डिटेल मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, हेलन उनके टोन और स्टैंड से पहचान लेता है कि उनके बीच कोई मास्टर का आदमी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी खड़ी होती थी कि अटैक का मास्टरमाइंड खुद जनरल ही हो या कम से कम उसकी अप्रूवल हो। एयरबेस का माहौल भी अजीब है। कुछ जगहों पर जाना माना है, कई हिस्सों हमेशा बंद रहते हैं और लोग भी अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। यह सब इशारा करता है कि आगे चलकर यह कहानी में कई बड़ा राज सामने आने वाला है। जब HBO कोई नई सीरीज लाता है तो लोग पहले उसकी क्वालिटी की उम्मीद रखते हैं। वेलकम टू डेरी उन उम्मीदों पर आसानी से खरा उतरता हुआ दिख रहा है। कहानी बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही थी। शुरुआत और अंत थिएटर से जुड़े हुए थे। बीच बीच में डर बना हुआ था और कुछ कैरेक्टर अचानक मर गए। सब कुछ बहुत सोच समझकर बनाया हुआ होंगे, लेकिन एपिसोड ने अचानक बड़ा झटका दे दिया। विजुअल बहुत सोच समझकर चुने गए हैं। हल्के और फीके रंग, डरावनी खामोशी और अचानक होने वाला शोर, ये सब मिलकर ओपनिंग सीन को एक शॉर्ट फिल्म जैसा फील देते हैं। परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग रहे। मेडी का कमजोरी, लिली का फियर, टैडी का पैनिक, सब स्टैंड आउट मूवमेंट थे। म्यूटेंट बेबी का BFX पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था, लेकिन सच कहे तो फ्लाइंग वाले 2 सिर वाले क्रिएचर को बिल्कुल असली दिखाना आसान भी नहीं होता। फिर भी आइडिया के तौर पर ये काफी अच्छा लगा। एपिसोड करीब 50 मिनट का था, लेकिन कहानी इतनी फास्ट और लाइट थी, कहीं भी बोरिंग महसूस नहीं हुई। पूरी एपिसोड छोटा और मज़ेदार लगा। इट वेलकम टू डेरी डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।